चलिए दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए अब हम एक नया वीडियो शुरू करते हैं। इसमें चूंकि अभी जितने भी 5 वीडियो हमने इस संबंध में यानी एमसीक्यूज के संबंध में आपसे शेयर किया है, वो जो 5 वीडियोस है वो सैद्धांतिक है। हालांकि उसमें मैंने बीच बीच में प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिया हुआ है कि एमसीक्यूज कैसे बने और उनको लेकर के आलोचनाएं क्या थी, उसको लेकर समितियों ने क्या कहा। अगर उन बातों को अगर आपने अभी गहराई तक के समझा है तो आपको प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज से मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिकल्स लेते चलूंगा और इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे कि एमसीक्यूज का विकास कैसे हुआ है। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है उसका पैटर्न कोई एक टाइप का नहीं रहा है कभी भी, ठीक है। तो हुआ क्या है, वो जरूरत के अनुसार उसको लगातार लगातार बदलते रहे हैं कौन लोग, यूपीएससी। और यूपीएससी के अलावा जितने भी स्टेट पीएससी, व्यापम, एसएससी, इन सभी ने क्या किया, इसके पैटर्न्स को लगातार के बदला हुआ है, ठीक है। तो अच्छी बात है बदला हुआ है, तो क्योंकि देखो हर समय क्या होती है, हर समय डेवलपमेंट्स लगातार होते रहते हैं मानव जीवन में, और कहना चाहिए मानव की सभ्यता और संस्कृति में। तो उसकी समझ के लिए, उसके संबंध में सोच के लिए, एनालिटिकल पावर के लिए, कई चीज़ों के लिए क्या है, एमसीक्यूज जिम्मेदार हैं। अगर उस तरह के एमसीक्यूज से बच्चों की परीक्षा ली जाए तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि वो बेहतर प्रशासक बनेंगे और बेहतर इंसान भी बनने में सहयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके इसका एमसीक्यूज का जो विकास क्रम है उसको देखते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो चरण है वहां से देखते हैं प्रारंभिक चरण में क्या हुआ, ठीक है। तो प्रारंभिक चरण में व्यापम तो नहीं कहना चाहिए अपने को, या सीजीपीएससी नहीं कहना चाहिए, यूपीएससी कहना चाहिए। सबसे पहले यूपीएससी ने इसको जन्म दिया, तो उसने क्या किया, स्मृति आधारित एमसीक्यूज यानी मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज उसने बनाया, ठीक। इसका मतलब है कि पहले का जो समय था 1900 से लेकर के 1950 तक का, अंग्रेजों का भी और थोड़ा सा भारतीयों का भी समय रहा। इस टाइम में जिसकी स्मृति अच्छी यानी याददाश्त अच्छी, वही क्या है, वह इंटेलिजेंट है, यही माना जाता था। और उस टाइम पे देखो कोई गूगल का आविष्कार तो हुआ नहीं था कि चैट जीपीटी का आविष्कार हुआ हो, कि एआई का किसी तरह का आविष्कार यहाँ पर हुआ नहीं था। इसलिए क्या इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते थे। तो इसका मतलब हो गया 1900 से लेकर 1950 तक के क्वेश्चन अगर बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब बहुत पुरानी बात है। लेकिन अभी के एग्जाम में भी आप देखोगे, इसलिए मैंने व्यापम कहा, तो व्यापम और पीएससी के एग्जाम में भी देखोगे आपको स्मृति आधारित परीक्षा देखने को मिलेगी। अच्छा, इस तरह की परीक्षा किसमें देखने को मिलेगी, इस तरह के क्वेश्चंस जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये कहाँ पर मिलेंगे। तो देखो ऐसे एग्जाम या ऐसे विषय जिसको कहना चाहिए जिनमें क्या हो, जिनमें स्मृति की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का पूरा विषय क्या है, स्मृति पर आधारित है। हालांकि कुछ कॉन्सेप्ट जोड़ करके भी क्वेश्चन अभी देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो स्मृति आधारित परीक्षा है। वही बात है, इसका उद्देश्य क्या था, छात्र ने तथ्य को याद किया है या नहीं किया है। बेसिकली बात यही थी जिसको उनको समझना था, और याद किया है तो बन गया, नहीं किया है तो नहीं बनेगा, इसी तरह का पैटर्न था। इसकी विशेषताएं क्या थी, संरचना क्या था, सीधा प्रश्न पूछा जाता था। सीधा प्रश्न मतलब क्या, क्या है, क्यों है, कैसे, सीधे सीधे तरीके से पूछ रहे हैं, तो इस तरीके का प्रश्न होता था। एकदम स्पष्ट और सही उत्तर इसका होता था, बिल्कुल ठीक है, सही लगाए तो ठीक, नहीं लगाए तो गया। और इसके बाद विकल्प क्या होते थे, बहुत साधारण होते थे, यानी विकल्पों में भी भाषा नहीं होती थी, सेंटेंसेस नहीं होते थे, उनमें भ्रम नहीं बनाया जाता था, उनमें कॉन्सेप्ट्स को नहीं जोड़ा जाता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर केवल उद्देश्य क्या है, याददाश्त की जो जांच है, यही उद्देश्य लेकर के चलते थे कौन लोग, तो पूरा का पूरा यूपीएससी भी और उस टाइम के स्टेट पीएससी जो भी रहे होंगे वो लोग भी इस तरीके से क्या होते थे, ये चलते थे। तो बहुत साधारण थे ये एमसीक्यूज थे। तो इसमें सीखने को क्या मिलता है, तो पहली बात यही सीखने को मिलती है कि इस एमसीक्यूज अभी भी स्मृति आधारित एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो कुछ मात्रा में स्मृति पर हमें ध्यान देना अनिवार्य जान पड़ता है, ठीक। लेकिन चूंकि ये तो बेसिक बात है, तो इसमें क्या बदलाव हुआ आगे देखें इसमें बदलाव को। तो दूसरा चरण आया जिसको हम कहते हैं समझ आधारित एमसीक्यूज, ठीक है। यानी ऐसे एमसीक्यूज जिनमें क्या हो, जिनमें समझ की आवश्यकता पड़ती है। यहां से देखो क्या कह रहा है, ठीक है। ओहो, या तीसरा आ गया, यहाँ से देखो, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे आप, तो यहाँ से ये वाला इसको क्या कहते हैं, दूसरा चरण में समझ आधारित एमसीक्यूज यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज। कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज कहाँ से कहाँ तक का चला, 1950 से लेकर के 1980 में इनको एग्जाम्स में जोड़ा गया। अब समझ आधारित इसका मतलब है कॉन्सेप्ट, तो इसमें उद्देश्य से क्या था, उद्देश्य ये था कि छात्र ने विषय को समझा है या नहीं समझा है। पहली बात तो ये समझे कि समझने का मतलब क्या है, समझने का मतलब है कि उस बारे में पूरी तरीके से
से उसने उसके प्रोज, उसके कॉन्स, उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, पॉजिटिव पक्ष, नेगेटिव पक्ष, इनको समझा है या नहीं समझा, उसकी आलोचनाओं को जाना है कि नहीं, उसकी विशेषताओं को जाना है कि नहीं, उसकी प्रकृति को जाना है कि नहीं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समझ। तो समझा है या नहीं समझा, इसी की जांच किया जाने लगा कब, इस टाइप के परीक्षा में, या कहना चाहिए इस टाइप के एमसीक्यूज से। तो देखो यहाँ से नए परिवर्तन क्या है, प्रश्न थोड़ा घुमावदार, अब थोड़ा सा प्रश्नों को घुमाने लगे। अब घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा, लंबे सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, सिंपल बात है। समान दिखने वाले विकल्प दिखने लगे, देखो हमेशा ध्यान रखना, समान दिखने वाले जो विकल्प होंगे वहां पर कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, लेकिन लोग सोचते हैं कि याद रहेगा तो बनेगा, नहीं, वहां पर क्या बनेगा, अगर आपके पास समझ रहेगी तो ही आप उसको बना पाओगे। तीसरी बात यहाँ पर देखें, इसका कॉन्सेप्ट पर क्या होगा, फोकस होगा, यानी कहने का मतलब वो फैक्ट जो है अगर आपको याद नहीं है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी क्या होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे जो तथ्य है उनका महत्व कम होते गया। ठीक है, तो देखो कैसा क्वेश्चन है, एक उदाहरण ले लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो पूरा सेंटेंस भी नहीं बनाया अभी, क्योंकि देखो वास्तविक तौर पर एनालिटिकल क्वेश्चन जब आएंगे तब पूरे लंबे सेंटेंस बनेंगे। तो दूसरा स्वरूप आपको याद हो गया हो, पहला स्मृति आधारित था और दूसरा क्या है, समझ आधारित है। ध्यान रखना इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ इसको याद रखना आप, कि एमसीक्यूज के टाइप कितने हैं ना, जैसे स्मृति आधारित कहा, अब क्या है, समझ आधारित। तो ये याद में रखना ताकि आगे जब सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा तो इन शब्दों का उपयोग मैं करूंगा और आपको ज्यादा अच्छे से तब समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये था, इसलिए क्या है, यहाँ समझ की परीक्षा है, सिर्फ याद करने की परीक्षा यहाँ पर नहीं है। क्लियर हो गया। तीसरा टाइप इसका देखते हैं यहाँ पर से, तीसरा वाला। तो तीसरे चरण में ध्यान देना शुरू कर दिया गया किस पर, विश्लेषणात्मकता पर, यानी कि एनालिटिकल वाले जो एमसीक्यूज हैं इनके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया गया। यानी कब हुआ, 1980 से लेकर के 2000 तक के, यानी यही समृद्धि का दौर है। भारत में समृद्धि आई 1991 में, एलपीजी सुधार आए तो क्या हुआ, बड़ी मात्रा में यहाँ पर कहना चाहिए पूंजी का प्रवाह भारत की तरफ होने लग गया और डेवलपमेंट्स हुए, इसलिए लोग काफ़ी समृद्ध होने लग गए। इसलिए अब किन की जरूरत थी, अब लोगों की जरूरत थी, ऐसे छात्रों की जरूरत थी जो सोच सकता है या नहीं, इसी बात पर ध्यान दिया जाता था। एंड देखो अब कहोगे सर ये समझ आधारित और सोच आधारित पे क्या अंतर है। देखो क्या होता है, समझ आधारित में यह है कि आपने विषय को समझा है, और सोच आधारित का मतलब है कि समझ के साथ आपने जीवन को भी क्या किया है, उससे जोड़ा, अपने आसपास की चीजों को उससे जोड़ा हुआ है। सोचने का मतलब यही है, यानी कि आप जो चीज पढ़ रहे हो उसके आसपास की चीजों से उसको जोड़ते हो या नहीं, सोच सोच करके आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हो या नहीं, उन बातों को समाज में और अर्थव्यवस्था में और इतिहास में और कहना चाहिए संस्कृति में, इस पे आप उसको देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, वहां पर एनालिटिकल या विश्लेषणात्मकता पैदा हो जाती है, जहां पर सोच पूरी तरीके से जुड़ी होती है। अब ये क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए हैं सोच वाले। तो संरचनात्मक बदलाव क्या हुआ, स्टेटमेंट आने लगे, देख रहे हो अब स्टेटमेंट्स आने लग गए। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, देखो स्टेटमेंट्स, राष्ट्रपति विधेयक को वीटो कर सकता है और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये क्या है, स्टेटमेंट्स है। तो सही और गलत का संयोजन यहाँ पर हो गया, सही और गलत का संयोजन हो गया, और विकल्पों में क्या किया जाने लग गया, चालाकी करने लगे। देखो इस चीज को समझो, सही या गलत कहां पर होता है, सही या गलत होता है कहां पर, मैथ्स में, यानी कि या तो एग्जाम, या तो क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर सही होगा या तो गलत होगा। यानी दो एक्सट्रीम कंडीशन है, दो अतिवाद है, और अतिवाद के बीच में चलता है कौन, पूरा का पूरा मानव जीवन, समाज, मानविकी विषय, सब के सब क्या होते हैं, ना तो फुल तरीके से ब्लैक होता है कुछ, ना तो फुल तरीके से व्हाइट होता है कुछ, बल्कि ब्लैक क्या होता है, बीच का कोई ग्रे एरिया होता है, बीच का कोई भूरा एरिया जरूर होता है। तो वही क्या है, ये क्या है, वही जो है, वही इस चीज की सच्चाई यानी मानविकी विषयों की सच्चाई है। और वही किसकी सच्चाई है, वही एमसीक्यूज की भी सच्चाई है। लेकिन अभी लोगों ने क्या किया, सही और गलत के संयोजन वाले क्वेश्चन बनाया, यानी कुछ स्टेटमेंट को सही कुछ को गलत, इस तरीके से दे दो ताकि क्या हो, उनमें पहचानने में वो कितना तेज है। एक्सट्रीम लेवल पर हम डिसीजन तभी ले पाते हैं जब हम सोचते हैं, इसलिए क्या हुआ, इस तरह के क्वेश्चन डाले गए और चालाकी डाली गई। देखो दो अलग अलग बातें हैं ना, एक को हम कहते हैं क्या, बुद्धिमत्ता, और एक को कहते हैं चालाकी। बुद्धिमत्ता की एक घटिया नकल का नाम क्या है, चालाकी है। और बुद्धिमत्ता का मतलब क्या है, आपने क्या किया, एक प्रतिभावश बुद्धि को विकसित कर लिया कि बुद्धि कार्य कैसे करती है, प्रोस कॉन्स कैसे देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखते हैं, बेसिक्स के साथ एडवांस को कैसे जोड़ते हैं, ये बुद्धिमत्ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब चालाकी आगे मतलब क्या किया, उसने थोड़े बहुत बदलाव करते हुए उस बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ना चाहा जो चालाक नहीं है।
अभी बात थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन ये सच है। तो उदाहरण क्या है, निम्न कथनों पर विचार करें, इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है। तो देखो यहाँ से क्या कह रहा है, राष्ट्रपति विधेयक को वीटो कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब सीधा पूछ रहा है कौन सा कथन सही, तो देखो यहाँ पर से सही और गलत को ले लेगा, या तो सही दे देगा या तो गलत दे देगा। अब आपको छांटना होगा, ठीक है। इसका संयोजन दे दिया, अब इसमें चालाकी कर देगा, या तो एक सही होगा या तो दोनों सही होगा, या तो दो बस सही होगा या तो एक बस सही होगा। इस तरह का सिस्टम इसको बना करके इन लोगों ने रखा। यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, सोच के साथ बुद्धि लगानी पड़ेगी। और अगर चालाकी आप नहीं पकड़ पाए तो आप बुद्धिमान नहीं है, सही बात है ये। आप भी चालाकी करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या, अब दिमाग लगाना क्या हो गया, जरूरी हो गया इस तरह के क्वेश्चंस में। इस तरह के क्वेश्चन को क्या कहते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न कहते हैं। अब कहोगे विश्लेषणात्मक प्रश्न का आंसर कौन बना सकता है। मेरी अपने 10 साल के टीचिंग करियर में मैंने ये देखा है कि विश्लेषणात्मक तरीके से जिसने पढ़ा होगा या जिस बच्चे को विश्लेषणात्मकता पढ़ाई गई होगी वही विश्लेषणात्मक कथनों को बना पाएगा। खासकर देखा होगा संविधान के क्वेश्चंस, चाहे वो सीजीपीएससी का हो, चाहे वो इसका व्यापम का हो, इसमें आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इन एग्जाम्स में ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। किसके, संविधान के। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है संविधान के एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो एनालिटिकल क्वेश्चन के लिए विशेष रूप से आप तैयार रहो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक। दूसरी बात मैं ये समझाना चाहूँगा, जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आपको इसका आंसर अगर ये है, इसका आंसर अगर ये है तो क्यों है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। यानी जो भी आंसर आपने लिया उसका कारण आपको पता होना चाहिए। जो भी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज का, उसमें भी बकायदा उसके कारण की व्याख्या की गई हो, तब आप क्या कर पाओगे, एमसीक्यूज को रियली में एग्जाम में आप हल कर पाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा, तीसरे टाइप वाला प्रश्न, है ना। अब चौथे वाले में आते हैं, यहाँ पर से देखते हैं चौथे वाला। तो चौथे वाला को देखो क्या कहता है, चौथा चरण आया, इसमें असर्शन यानी कथन और रीजन यानी कि कारण वाले यहाँ पर क्या हुए, क्वेश्चन हुए। यानी कि कथन और कारण वाले क्वेश्चन आए। कब आए ये, 2000 से लेकर 2010 के बीच में ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो क्या हुआ, कारण और परिणाम इन दोनों के बीच में संबंध की जांच करने की बात कही गई। यहीं पर से क्या हुआ, गेम काफ़ी चेंज हुआ यहाँ पर। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में जो केवल रटने वाले हैं वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। थोड़ा एनालिटिकल वाले तो चल भी जाते हैं, समझ रखने वाले वो भी चल जाते हैं, लेकिन जो याद करने वाले हों वो यहाँ पर नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते, इसका मैं कारण बता रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या करते हैं, रटते रहते हैं। तो रटते हैं तो क्या होता है, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर के साथ कोई संबंध नहीं है, एक विषय से दूसरे विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। तो आप अगर ऐसा संबंध स्थापित नहीं करके पढ़ोगे तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में आप प्रश्न और उत्तर के बीच में कैसे रिलेट करना ये आप नहीं निकाल पाओगे। आ रही बात। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कारण और परिणाम के क्वेश्चंस में क्या होता है कि कारण क्या होगा कहीं और पर होगा, परिणाम और पर होगा। ये पूरा का पूरा हर विषय में ये चीज देखने को मिलती है, कारण परिणाम। तो अगर आपने, जैसे मान लीजिए उदाहरण मैं इसका लूँ, हिस्ट्री का लूँ, तो हिस्ट्री में आपने अगर ठीक ठाक तरीके से वैदिक काल नहीं पढ़ा, तो वैदिक काल नहीं पढ़ा तो आप धार्मिक आंदोलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का उसको आप नहीं समझ पाओगे, उसके कॉन्सेप्ट नहीं जुड़ेंगे। और दोनों के बीच अगर क्वेश्चन बना दिया है, दोनों के संबंध पर क्वेश्चन बना दिया जाए तो आपसे बनाना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन मुझे याद है, क्वेश्चन अगर आप याद हो तो क्या होता है, एक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक भक्ति आंदोलन है, इन दोनों के बीच में भी संबंध है। 1857 की क्रांति और इधर तरफ से आप देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस का जो वो है आज़ाद हिंद फौज, इनके बीच में भी संबंध है, कथन कारण है। यहाँ पर भी इतने गहराई से कथन कारण जुड़े हुए होते हैं, साइंस के क्वेश्चंस में तो होते ही होते हैं, है ना। तो आपको इसकी जांच करने आनी चाहिए। और जांच तब कर पाओगे दो तरीके से, या तो आपने क्वेश्चन हल करते टाइम पे कथन कारण पकड़ा हो, चाहे वो किसी तरह का क्वेश्चन हो एमसीक्यू का, या तो ये तरीका, या दूसरा क्या हो, जिससे भी आप पढ़ रहे हो या पढ़ाया जा रहा है आपको, उसको क्या आना चाहिए, एनालिसिस आना चाहिए उस सब्जेक्ट का। तो फिर आप भी एनालिसिस सीख पाओगे, अन्यथा आपके पास एनालिसिस नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं नया बदलाव क्या है, दो भाग इसको कर दिया गया, कथन और कारण में बांट दिया गया, और विकल्प जो है तय फॉर्मेट में दे दिए, यानी ये नहीं बदलता था, इसको नहीं तय कर दिया, ये और ये बस बदलेगा,
ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन इसका क्या है, असर्शन क्या दिया, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। रीजन क्या दे दिया, भारत के संविधान में किसी पंथ या धर्म को राज्य पंथ या राज्य धर्म नहीं माना गया है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया। तो इसका आंसर क्या है, ए वाला ही इसका आंसर है, सही है, आर सही है और ए आर ए के सही व्याख्या करता है। अब देखो ध्यान से इसको देखोगे तो पता चलेगा ये जो क्वेश्चन आया होगा कहाँ से आया, प्रस्तावना से आया हुआ है। और प्रस्तावना में जो क्वेश्चन आया हुआ है पंथ निरपेक्षता के संबंध पर, वहां पर चीजें समझाई जानी चाहिए। पंथ निरपेक्षता का संबंध किससे, राज्य के साथ और नागरिक के साथ, इनके साथ कैसे संबंध है, अगर आपको ये समझाया गया होगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तर्क शक्ति मापी जाती है। यहाँ पर एक वर्ड है उसको देख ही लें। वैसे तर्क जो होता है ये किससे जुड़ता है, तर्क यही तो है बेसिक, तर्क का जो बेसिक है वो कारण परिणाम है या कार्य कारण जिसको बोलते हैं। कार्य से कारण सिद्धांत ही सबसे बड़ा तर्क है। इसी तर्क को अगर गहराई से अगर आपने समझा हो तो इस तरह के क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। मैं एक और ट्रिक दे देता हूँ। कई बार तो क्या होता है, जैसे ये संविधान का है तो यहाँ पर क्या करेगा, भूगोल का लाइन दे देगा, तब भी लोग नहीं पकड़ पाते। अरे भाई एक संविधान की बात कर रहा है, एक भूगोल की बात कर रहा है, तो इनके बीच में कारण कार्य संबंध स्पष्ट तौर पर स्थापित कहाँ होगा, बिल्कुल अलग अलग एरिया है। हाँ, लेकिन ये कि इतिहास और संविधान हो तो हो सकता है उसके बीच में संबंध हो, दर्शन और पॉलिटी हो या कहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, उनके बीच में संबंध हो सकता है, दर्शन और इतिहास में हो सकता है, लेकिन ज्योग्राफी में संबंध हो ये बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। हरी बात। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके साथ फिर आने लग गए, यानी 2000 से लेकर के 2010 के बीच में अभी भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, वैसे कम आते हैं लेकिन आते जरूर हैं। ठीक है, आते हैं। इसके बाद फिर अगले वाले क्वेश्चंस पे हम आ जाते हैं। अगला वाला जो पैटर्न है उसको देख लेते हैं। तो अगला वाला पैटर्न देखो यहाँ से, पांचवा चरण है स्टेटमेंट आधारित और कोडेड वाले। ठीक है, कोडेड वाले मतलब कूट वाले। अब इस तरह के कूट्स देखने को मिलते हैं, कब देखने को मिले, 2010 से लेकर के 2018 तक के। पहले इसको यूपीएससी ने शुरू किया था, बाद में सारे पीएससीओ ने इसको लागू कर दिया और भयंकर तरीके से फॉलो करते हैं। कई बार तो ये होता है कि यूपीएससी में आता है उससे भी ज़्यादा कठिन ये झारखंड पीसीएस वाले और छत्तीसगढ़ पीसीएस वाले और सबसे ज़्यादा खतरनाक व्यापम वाले ये डाल देते हैं इसको। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कोडेड वाले। याद रहेगा ये कोडेड क्वेश्चंस। स्टेटमेंट पहले भी आता था, इसमें नया काम कर दिया गया, कोडेड क्वेश्चंस इसमें डाल दिए गए। तो 2010 से 2018 तक इसमें क्या किया गया, भ्रम डालकर सही का चयन करवाने की कोशिश की गई। ठीक, अब भ्रम देखो यहाँ पर से एक शब्द पकड़ो, भ्रम। जब भी आपको क्या दिखे, कोडेड दिखे क्वेश्चन, इसका मतलब है वहां पर भ्रम के आधार पर आपको फंसाने की कोशिश की गई है। तो ध्यान से देखो, संरचना में परिवर्तन क्या आया, 3 से 4 कथन देने लगे, 1 2 3 4 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 4 कथन हो गए। इसके बाद कोड आधारित विकल्प दिए गए, ये कोड आधारित विकल्प दे दिया। और आधा ज्ञान रखने वाला फंस जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार तो पहले क्या था, मूल संविधान में 4 ही थे, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। तो वर्तमान में क्या होगा, आंसर 1 3 और 4 यही इसका आंसर होगा। अब ये जो 1 3 और 4 इसका आंसर है, अब जिनको क्या है, केवल आधा अधूरा जानकारी है, तो क्या करेगा, संपत्ति के अधिकार को भी हो सकता है वो क्या कर दे, उसमें टिक मार करके गलती कर दे। हालांकि इसमें 3 ही ऑप्शन है तो गलती करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होगा, जो थोड़ा भी भ्रम में है या पहली बार संविधान पढ़ा है, गहराई नहीं गया तो उसमें गलती कर जाएगा। सारी बात, हालांकि मैंने एग्जाम्पल में बहुत सरल सरल क्वेश्चंस को जानबूझकर डाला है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, लेकिन जब मैं इसके क्वेश्चंस को हल करने के तरीके बताऊंगा, ठीक है, अभी बताऊंगा, इस वीडियो के बाद तो अब आने लग जाएगा एक एक करके, तब वहां पर आपको गहराई समझ में आएगी। ठीक है, तो ये 5वें टाइप का यहाँ पर एमसीक्यू हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं अगले वाले में, आ जाते हैं सीधे तौर पर, ये वाला आ गया हमारा, है ना। तो ये है, यहाँ से देखते हैं हम लोग आधुनिक चरण। अब यहाँ पर 6 वाला अप्लाइड यानी एप्लीकेशन प्लस ट्रैप बेस्ड एमसीक्यूज। ट्रैप का मतलब होता है फंसाने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो एप्लीकेशन यानी कि जो अप्लाई हो। अभी मैं एक बात कर रहा था, अप्लाई होने का मतलब आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो वो सामान्य जीवन में लागू होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आम जीवन में वो जुड़ता हो, ऐसा होना चाहिए। हर ही बात समझ में। तो उस तरह का क्वेश्चन तो वर्तमान में क्या है, 2018 से लेकर वर्तमान में ये क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वास्तविक समझ ना कि क्या रटंत। अब सीधे तौर पर रटने वाली प्रक्रिया को खत्म करने की ही कोशिश इसमें दिखाई देती है। हालांकि सीजीपीएससी ने पूरी तरीके से ये काम नहीं किया है, व्यापम ने भी नहीं किया है, यूपीएससी इसको कर चुका है। तो रटने वाले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन वहां पर हालांकि देखने को मिलते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर वास्तविक समझ ना कि क्या रटंत, ये इस पर फोकस हो गया। अब वास्तविक समझ का मतलब क्या, वास्तविक समझ का मतलब है सामान्य समझ नहीं, जिस विषय की बात की जा रही है उसकी गहरी समझ।
देखिए यहाँ से, तो नवीनतम बदलाव क्या किया, परिस्थिति आधारित प्रश्न पूछे गए। परिस्थिति आधारित का मतलब क्या हो गया, परिस्थिति का मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा होगा या नहीं होगा, अगर ऐसा किया गया है तो वैसा होगा या नहीं होगा, वैसा किया गया है तो ऐसा किया जा सकता है कि नहीं जा सकता। यानी कि कहने का मतलब है भविष्य में बात करने लगे, वर्तमान में बात करने लगे, करना और कर सकना में अंतर हो गया काफी। ठीक है, होगा या हो रहा होगा या आगे होगा, इस तरह की चीजों पर चला गया। तो कहने का मतलब है अब परिस्थिति आधारित प्रश्न बनने लगे, यानी कहने का मतलब यदि ऐसा है तो ऐसा कैसे होगा। ठीक है, तो इस तरह की परिस्थिति आधारित प्रश्न आ गए। विकल्प लगभग क्या हो गए, सभी सही जैसे लगने लगते हैं। ठीक है, यानी सब विकल्प एक ही जैसा है, सेम टू सेम है, इस टाइप का लगता है दिखने में। और एक शब्द पूरी दिशा बदल देता था, इसी बात को याद में रखना, आगे मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये पूरी दिशा बदलने वाले शब्द क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस में पहले बताया है। तो यहाँ पर कुछ शब्द जैसे केवल एक शब्द है, जैसे सभी एक शब्द है, कुछ एक शब्द है, ये क्या है, कुछ ऐसे शब्द जरूर आए जो पूरी दिशा को ही क्या करते थे, क्वेश्चन की वो बदल देते थे, जमीन आसमान अंतर आ जाता है उस पर। हालांकि इसमें सही और सही नहीं है, वो भी उस तरह के शब्द हैं जरूर, लेकिन फिर भी कुछ अन्य शब्द भी हैं जो क्या करते हैं, इसकी दिशा को बदल देते हैं। इनको कीज कहा जाता है। ठीक है, कीज कहा जाता है, मैं समझाऊंगा आगे। कीज या ट्रैप या फिर डिस्ट्रैक्टर्स भी कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर थोड़ा अलग हो जाता है वैसे, लेकिन कीज ज़्यादातर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो उदाहरण एक लेते हैं इसका, यदि संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों में टकराव हो तो क्या होगा, राज्य का कानून लागू होगा, नहीं होगा, संसद का कानून लागू होगा, हमेशा से यही है, तो यही आंसर होगा इसका। तो देखो यहाँ पर क्या है, संवैधानिक समझ आवश्यक है, यानी आपने संविधान को गहराई से पढ़ा ही होगा, तभी जा करके क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरह के क्वेश्चन, अब ये जो पैटर्न है, ये सबसे ज़्यादा अभी आने वाला जो पैटर्न है वो यही पैटर्न है, इसका नाम आप याद कर लो, एप्लीकेशन प्लस ट्रैप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको बहुत कठिन बनाया जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें क्या करना है, अभी तो इसमें ये नहीं डाला हुआ कूट, तो इसमें जब कूट डालेगा तो और क्या होगा, और गहरा हो जाएगा। हरी बात सुनो, तो जहां पर जिस प्रकृति, जिस क्वेश्चन में सामनाग्य प्रति जिसको बोलते हैं, सामान्य प्रकृति का मतलब है कि सारी बातों में कॉमन बातें एक साथ देखने को मिली, अगर ऐसी स्थिति है तो फिर क्या होता है, सामान्य दृष्टि से ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो सामान्य दृष्टि में क्या होता है, कूट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अगर विशेष दृष्टि है तो विशेष दृष्टि में क्या होता है, कूट वाले क्वेश्चन कम बनते हैं, या इसमें स्मृति आधारित या समझ आधारित ही बनाते हैं। क्लियर है, तो सामान्य क्या है अभी डिटेल से बताऊंगा मैं जब आगे और भी वीडियोस हमारे आएंगे तब। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फिर आखिरी में एक इसका क्या देख लेते हैं, एक लास्ट में इसका एक एनालिटिकल चीज़ें देख लेते हैं इसको एक बार हम लोग। तो देखो यहाँ से हमने क्या बात करी निष्कर्ष के रूप में, एमसीक्यूज का जो प्रकार है वो टोटल 6 प्रकार है। एक है स्मृति आधारित, एक है कॉन्सेप्ट आधारित, एक है विश्लेषणात्मक, एक है असर्शन परसलीजन, फिर इसके बाद स्टेटमेंट और कोड है, और उसके बाद लास्ट में एप्लीकेशन आधारित है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन है। जांच किसकी की जा रही है, स्मृति में याददाश्त की जांच की जाएगी, कॉन्सेप्ट आधारित में समझ की जांच की जाएगी, विश्लेषणात्मकता में सोच की जांच की जा रही है, असर्शन और रीजन में रीजनिंग की जांच की जा रही है, तर्क की जांच की जा रही है, स्टेटमेंट और कोड्स में स्पष्टता ज़्यादातर जांची जा रही है, और एप्लीकेशन आधारित क्वेश्चन में वास्तविक ज्ञान को खोजने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला वीडियो, यानी कि एमसीक्यूज का विकास क्रम कैसे हुआ और इसमें कैसे प्रश्नों में बदलाव आए। आप पैटर्न जो है क्वेश्चंस के, उनके नाम आप याद में रखना। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो आपको भ्रम में फंसाने की कोशिश होगी, ये बात जैसे ही आपको पता चलेगा स्टेटमेंट आया है तो इसका मतलब आपको क्या में फंसाने की कोशिश हो रही है, भ्रम में। तो आप वहीं पर क्या हो, बच जाओ, एकदम स्पष्ट तौर पर बचो कि भ्रमित वाली चीज़ों को ना सोचो। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपने क्वेश्चन बनाते टाइम ही एक पैटर्न अपने दिमाग में स्थापित कर लिया तो यकीन मानिए आप क्या करोगे, कम से कम 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप बना करके आओगे, अगर इस तरीके से आप एमसीक्यूज को देखना सीख जाते हो तो। ठीक है, तो चलो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।